Good morning, student. Today we will discuss about the Ohm's law and verification of Ohm law. In this topic, firstly we will study the previous class. In the previous class, firstly, you know a conducting wire contain n electron, then total charge is Q equal to N. This is the first formula of the electricity, and N is calculated for if Q इक्वल टू 1 कूलम और E की वैल्यू यहाँ पे आप लोग पता है कि होती है यहाँ पे -90 कूलम। तो जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये आपका आ जाता है 80 इलेक्ट्रॉन। इट मींस 1 कूलम जो चार्ज होता है वो इतना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटेन करता है। फिर आप एक वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल के बारे में, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चार्ज जब यहाँ से मूव करेगा, A टू B मूव करेगा, इसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस ही चार्ज को मूव कराता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है, तो उसके लिए सेल होती है या फिर बैटरी होती है। सेल या बैटरी में मैं आपको बताया था कि एक प्लस प्लेट होता है और एक माइनस प्लेट होता है। इसकी हाई पोटेंशियल, इसको लो पोटेंशियल। तो जो करंट होता है वो प्लस से किधर जाता है, माइनस की ओर। और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्ट होता है -2 प्लस। इसी नाते कहा जाता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टू द अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज -2 प्लस आ रहा है और जो करंट होती है I वो +2 माइनस जाती है, क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। क्योंकि जो वाटर होता है वो भी हाई लेवल टू लो लेवल, हीट होता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी टू ट्रांसफर होता है। सेम इस प्रकार से मैंने बताया था। अच्छा, फिर मैं फार्मूला आपको बताया था, B बराबर होता है W/Q होता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। इसको बोलते हैं वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसको डेल्टा भी लिखा जाता है। तो ऐसा मैंने आपको वीडियो पढ़ा दिया है, आप उसको वीडियो को जरूर देखेंगे, अदरवाइज आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो इसके बाद पोटेंशियल के बाद मैंने बताया था कि करंट पढ़ने से पहले हमें पोटेंशियल जानना चाहिए, और करंट की जो डिफिनीशन बताई गई थी वह आपको बताई गई थी कि I इक्वल टू होता है Q/T। इट मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। I इक्वल टू Q/T। और यहाँ पे एक नया फार्मूला बढ़िया बनता है, Q बराबर IT। तो Q बराबर ये नहीं भी होता है, पहले जानते हैं। दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो एक अच्छा सा फार्मूला आपको मिलेगा, ये नहीं इक्वल टू IT। तो इस प्रकार से प्रीवियस क्लासों में हमने इसके बारे में आपको बताया था। और दूसरी बात यह है कि जो पोटेंशियल होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर जो होता है वो सर्किट के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होता है, और जो करंट का मेजर करता है इसका नाम होता है एमीटर। यह जो होता है यह आपके सीरीज में लगा होता है। तो एमीटर इसको मेजर करता है, और वोल्ट मीटर जो है वह पोटेंशियल को मीटर करता है। ओल्ड टाइम में इसके लिए गैल्वानोमीटर भी यूज होता था, लेकिन अब तो आ गया है मल्टीमीटर। अब जो दुकानों पे आप देखेंगे वहाँ पे मल्टीमीटर रहता है, उससे लोग हर एक चीज क्या करते हैं, रजिस्टेंस, पोटेंशियल सब कुछ मेजर हो जाता है। दैट नेम इज मल्टीमीटर। तो ये सब बातें थी। करंट हमारी नॉर्मली इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है, बट हाई लेवल पे टेंसर क्वांटिटी है। बाकी सब ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ जो करंट होता है यह आपका इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बता दूं कि जो करंट की डायरेक्शन के लिए बात यह होती है कि ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट, तो यहाँ पे करंट जो फ्लो करता है +2 माइनस आउटसाइड ऑफ द बैटरी, और बैटरी के अंदर जो होता है ये -2 प्लस की ओर फ्लो करता है। जबकि जो चार्ज इसका होता है, देखिए जो करंट होता है, करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, नॉट फ्लो ऑफ पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज, ओनली द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट के फ्लो के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए करंट इंपॉर्टेंट है, ना कि इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। मींस इलेक्ट्रॉन, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज इंपॉर्टेंट, बट इज नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर द करंट। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करंट को फ्लो कराएगा, ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। बट मेटल में, क्योंकि हम जो कंडक्टर पढ़ते हैं वहाँ पे मेटल यूज करते हैं, और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इस नाते देयर इलेक्ट्रॉन आर यूज। तो ये सब चीजें आपको वीडियो में बता दिया है। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिनका नाम था जॉर्ज ओम साइमन। तो जॉर्ज ओम साइमन जो थे, इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किया।
कि आपको बताते चले कि करंट जितना ज़्यादा आपको चाहिए होती है उतने आप ज़्यादा वोल्टेज की पोटेंशियल की आप बैटरी लगाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आपने यहाँ समझना ये है कि जैसे मान लीजिए अगर एक हाइट हम यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं और एक हाइट यहाँ रखते हैं और इतना अगर हाइट का डिफरेंस है तो वाटर का जो फाल होगा बहुत फास्ट होगा, वैसे अगर कम है तो कम होगा। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा हाइट में डिफरेंस होता है उतना जो वाटर का स्पीड होता है उतना वो फास्ट स्पीड में फ्लो करता है। सेम कॉन्सेप्ट ओम ने दिया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रखें तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा बहुत फास्ट होगा, मतलब जो करंट होगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो इसके लिए ओम ने बताया, पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में भी जैसे मान लो 100 वोल्ट है और 90 वोल्ट है और ऊपर कर देते हैं इसको हम, और एक आपका 100 वोल्ट है और एक मान लो 10 वोल्ट है। तो अब इस प्रकार से वाटर जो फाल करेगा बहुत फास्ट, ऐसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम बहुत ज़्यादा रखेंगे तो उस कंडीशन में जो करंट की फ्लोइंग होगी वो भी क्या होती, बहुत हाई होगी। तो अब अगर हाई करंट चाहिए तो आपको हाई पोटेंशियल चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज साइमन ओम he established the relation between the potential and the current and the relation is directly proportional to। तो इसमें आप सिंपल सी बातें कहेंगे कि जो करंट होगा, करंट जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड किस पर करेगा, पोटेंशियल पर। तो पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन तो होता है, लेकिन यहाँ बताया कि डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे उसको। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो आप कहेंगे करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको हम लिखते हैं V और ये हमारा होता है I। तो ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो आपको पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। बैटरी जितने हाई पोटेंशियल की रहेगी उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे जब एक कांस्टेंट हटता है, एक सिंबल हटेगा तो इक्वल आएगा, तो एक जो कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? R। तो इस प्रकार अपने इन्होंने जो ला दिया था उससे जो R आया, इस R को बोलते हैं रजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रजिस्टार या रजिस्टेंस बोलते हैं। तो रजिस्टार भी इसको बोलते हैं। अब एक नई क्वांटिटी हमारे पास निकल के आती है, इसका नाम होता है रजिस्टेंस या रजिस्टर। अच्छा, अब यहाँ पे V बराबर I को ही हम जनरली क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। लेकिन ये ओम्स लॉ है, जैसे आप 9th में पढ़ते हैं तो एक फार्मूला होता है F बराबर M में। यह न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। सेकंड लॉ न्यूटन ने दिया था कि डेल्टा P बाय डेल्टा T होता है, इससे इसको प्रूव किया जाता है। उसी प्रकार से जो साइमन ओम थे, इन्होंने V बराबर IR फार्मूला जो प्रूफ हुआ है वो उनके कॉन्सेप्ट क्या थे, उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ऑफ द सिस्टम। तो इस प्रकार से एक फार्मूला हम लोगों को मिलता है जिसका नाम क्या होता है? V बराबर IR। अब ये V बराबर IR में आप देखेंगे तो यहाँ से एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा कि जो उसके बाद उन्होंने सेकेंड बात क्या बताया कि सेकेंड बात में ये बताया कि अगर हम कहें R इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन I आएगा। तो इसको कहा गया कांस्टेंट। कहने का मतलब उसी फार्मूले में अगर आप देखें तो I नीचे आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड द करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो होता है वह हमेशा फिक्स होता है, मतलब जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में भी इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। और दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या कहा गया? रेजिस्टेंस कहा गया। अब जो रेजिस्टेंस की एक डिस्कवरी हुई, एक नया यहाँ पे प्रॉपर्टी आया, तो यहाँ पे इसके बारे में पहली बात तो R बराबर आपको क्या मिल गया? V अपॉन I। तो इसकी यूनिट हम देख लेते हैं। तो अगर यूनिट की हम बात करें तो पोटेंशियल का होता है वोल्ट और A का होता है एम्पियर। तो इस प्रकार से जो यूनिट बना वो वोल्ट पर एम्पियर बना, और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है रेजिस्टेंस का। तो इसको लोग ओमेगा भी कहते हैं, लेकिन ओमेगा का सिंबल इस प्रकार से रहता है। तो ये ओम ही है, मतलब इसको आप ओम के रूप में ही जानेंगे। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। अब डिफिनीशन एक आती है कि एक ओम क्या होगा। तो एक ओम के लिए अगर आप देखेंगे तो कभी परेशान मत होइए, उसमें
आपको R इज इक्वल टू मालूम है V अपॉन I। तो अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट कर दी जाए और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दिया जाए तो आप कहेंगे V इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो इसको हम बोलेंगे 1 ओम। और इसको जब आप लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नोन एज 1 ओम। तो 1 ओम डिफिनीशन जब भी आप देंगे हमेशा फार्मूले से देते हैं, बस 1 1 पुट करा दीजिए और आपको जो आएगा उसको आप लैंग्वेज के फार्मे पे लिखने का काम करेंगे। अब देखिए ओम ने काम किया कि उन्होंने क्या किया कि बैटरी में जैसे मान लीजिए पहले आप ये जान लें कि सेल क्या होती है और बैटरी क्या होती है, बताए थे एक बार वीडियो फिर आप देखेंगे हल्का सा। तो उसमें से अगर एक प्लेट प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट है, क्या बोलते हैं इसको सेल बोलते हैं। ऐसे अगर कई सेल कंबाइंड किए जाते हैं तो क्या बन जाती है बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड नेगेटिव इज कॉल्ड सेल। These are the important factors that maintain the potential difference and which is very responsible for the flowing of current। तो ये जो सेल और बैटरी है इस दोनों में उन्होंने कहा कि अगर किसी बैटरी सर्किट में हम सेल का नंबर इंक्रीज कर दें या बैटरी नंबर ऑफ बैटरी इंक्रीज करते जाएं तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा और करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। प्रेजेंट टाइम में बहुत नॉर्मल सी बात है, हर आदमी कहेगा बिल्कुल सही है, लेकिन इन 2 डेज नियर अबाउट 200 पहले आपकी बात है तो आप कह सकते हैं उस टाइम लोगों के लिए क्या था, नया था, तो अपने आप में जो उन्होंने ला दिया उसको जरूर हमको समझना चाहिए। तो इनका मेन ला तो V बराबर I R था। अब देखिए इन्होंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया था, कभी कभी उस ग्राफ के बारे में आपसे बात करेंगे। तो एक ग्राफ इन्होंने V और I में रिप्रेजेंट किया था और इन्होंने कहा था जो V और I की वैल्यू होती है इसका जो रेशियो आएगा वह आपका क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मतलब अगर V जिस रेशियो में हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में हमारा क्या इंक्रीज होगा, करंट। इस प्रकार एक हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। और क्योंकि देखिए ग्राफ जानते हैं कभी कभी इन्वर्सली होता है, कभी कभी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का मतलब कि जब कोई चीज किसी के एक पावर पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तब उसको हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं। और अगर कोई चीज ऐसे आ रहा है इसको बोलते हैं इन्वर्सली। क्या बोलते हैं, इन्वर्सली। मतलब अगर V और I में हम ग्राफ ड्रा करें तो वह जो मिलेगा वह स्टेट मिलेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। और दैट डिपेंड ऑन द वन पावर, मतलब एक पावर पर डिपेंड करता है। और जब कोई चीज 2 पावर पर डिपेंड करता है, जैसे आप न्यूटन का 9th में लॉ पढ़े थे 1/r², इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा क्योंकि कर्व बनता है। जब किसी का वेरिएबल का 2 पावर आ जाता है तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, कर्व बनता है। और ये स्ट्रेट बनेगा तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा बनता है और इन्वर्सली है तो ऐसा। तो V और I में डायरेक्टली रिलेशन होता है, इस नाते जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। तो इस नाते इसको आप ध्यान देंगे। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताते चले कि रेजिस्टेंस की यूनिट आप जान गए, 1 ओम के बारे में जान गए, ग्राफ के बारे में जाना, ओम्स के लॉ के बारे में जाना। अब एक टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो कि 10th के प्रैक्टिकल में आता भी है। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ आप इसको हम आगे अलग से इसको बनाएंगे टॉपिक। आज इसमें आगे आप देखेंगे तो ओम ने इसके बाद क्या बताया। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक नई क्वांटिटी मिली जिसका नाम आ गया रजिस्टेंस। क्या आ गया इसका, रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस आ गया या इसको हम बोलेंगे रजिस्टर के रूप में आप यहाँ काम करेंगे। तो अब ये क्या होता है, तो कहेंगे रजिस्टेंस या रजिस्टार जो है ये कहेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल और कंडक्टर विच रजिस्ट आर अपोज। रजिस्टेंस का मतलब होता है रजिस्ट या इसको बोलते हैं अपोज। तो रजिस्ट या अपोज का मतलब होता है रजिस्ट या अपोज टू द चार्ज या करंट, टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज कहीं या करंट कहीं, क्योंकि जो चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट आएगा। तो रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और मेटल विच रजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज या द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टेंस ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और ये हमारे लिए बैड भी हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिमांड ये डिपेंड करेगा आपको क्या चाहिएगा। तो रजिस्टार या रजिस्टेंस हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी आता है और यह वायर में भी यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ करंट। अगर हमें जैसा करंट चाहिए तो आपको यहाँ पे एक चीज हमने बताना, आपको बता दूं आपको। एक आपने देखा
कि R = V अपॉन I था। अच्छा V बताओ कांस्टेंट होता है, किसी बैटरी का जो V है वो कांस्टेंट है, मतलब अगर 220 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए और दोनों जगह वायर बदल दिए जाए तो आप अगर V कांस्टेंट है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं कौन, I और R। जो अगर एक ज़्यादा होगा तो एक क्या होगा, कम होगा, तो जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और अगर कहीं करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कम होगा। तो दोनों में रिलेशन कैसा आता है, इनवर्सली, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। सेम बैटरी लगाई जाए और वायर उसके बदलते जाएं तो आप देखेंगे कि करंट अलग अलग मिलेगी। कारण क्या होगा, उसका रीजन, क्योंकि उसका रीजन रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हर कंडक्टर का, हर मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे एक होता है आपका कंडक्टर में देखेंगे तो कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जो इंसुलेटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और जो सेमी कंडक्टर होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बट एट द स्पेशल टेम्परेचर वह कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। आगे हम लोग यही देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जो है फैक्टर अफेक्टेड टू द रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आइए अगले टॉपिक को बढ़े तो ए रेशियो जान जाइए, इसके बारे में जान जाइए। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और मेटल विच अपोज या विच रेजिस्ट द फ्लोइंग ऑफ चार्ज या करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो अगली हेडिंग जो हम लोगों की पढ़ने जा रही है इसमें है फैक्टर। तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आपको मिलेगा, किताब रख के पढ़िएगा, साथ में पेन कॉपी लेके बैठेंगे आप लोग। तो देखिए जो फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें कि किसी भी सर्किट में जो R होता है वो चार बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो यही हमारा है, नेचर पे डिपेंड करता है। अब नेचर क्या होता है, जैसे किस टाइप का है, ठीक, विच टाइप। अब विच टाइप मतलब अगर मेटल है तो उसके रेजिस्टेंस कम होगा, नॉन मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। अब इसी में अगर आपके मेटल में भी Ag का सबसे ज्यादा करंट फ्लो करता है, कॉपर का उसके बाद होता है, तो इसके भी पता होना चाहिए, मतलब इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। फिलहाल कोई भी चीजें आइडियल नहीं होता है, और इसमें जो है R निगलेक्टेबल मानते हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि Ag का जो हमारे पास इसकी एक्यूरेंसी है जो इसके हमारे पास है बहुत कम है, और कॉपर का लोग यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ज्यादा यूज करना होता है तो लोग क्या करते हैं, मुझे यूज करते हैं। तो इस सीक्वेंस पूछ लेता है कभी कभी कौन कौन आएगा। अब नेचर समझ गया ना, नेचर मतलब क्या, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो जब आपने उसको पूरा बदल देंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन सेकंड जो बताने जा रहा हूं यह इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट आप देखेंगे, जो R होता है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बातें लोगों को समझ में थोड़ा कम आती है, आइए समझाते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वायर आपके पास है और इसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम क्या है इसका, फिक्स है, तो अगर इसका जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी इंक्रीज करने लगेगा, लेकिन जो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगी। इस प्रकार से बताइए, कहीं अगर रास्ता फिक्स रहे, इतना एरिया में रास्ता है आपका, और क्राउडिंग वहां बढ़ने लगे, तो जो लोग पहले से कम ही लोग थे लेकिन आराम से चल रहे थे, अब उनकी स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इस वायर का जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है वो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जा रहे हैं, जिससे इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब करंट डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो रेट है वो डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बट द वॉल्यूम इज नो चेंज, ड्यू टू व्हिच द स्पीड ऑफ चार्ज इज डाउन एंड द करंट इज आल्सो डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो करंट डाउन हो गया। अब करंट डाउन हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया होगा, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर करंट डाउन हो रहा है, इसका मतलब कौन बढ़ रहा होगा तब, रेजिस्टेंस। तो इससे आपको क्लियर होता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आता है क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये आपका 2 हो गया। अब अगर हम
हम इसको इरेज करेंगे, आप लोग इसको देखते रहिएगा आराम से। तो 2 हो गया। अब मैं अगर तीसरे की बात करूं, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो तीसरे में आप देखेंगे बच्चों, तो तीसरे का नाम है कि जो आर होता है वह डिपेंड करता है, आप देखिए लेंथ। अच्छा, लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम थिकनेस की बात करेंगे, थिकनेस नहीं सॉरी थिन की बात करेंगे, ठीक। क्योंकि जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो बहुत थिन होगा, बहुत पतला होगा। और जब वो कोई भी वायर बहुत पतला होता है तो उसमें जो करंट होता है बहुत कम जा पाता है, और उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी नाते आप सुनते हैं कि हमारे घरों में जो वायर आते हैं वो तो बहुत थिन आते हैं, मतलब हाई लेंथ के आते हैं, ज़्यादा लेंथ के आते हैं। लेकिन जब हमें सप्लाई ज़्यादा करंट की दे रहती है तो हम लोग पोल पे देखते हैं बहुत मोटे मोटे वायर गए रहते हैं। इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि जब लेंथ ज़्यादा होगा, मतलब जब आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो रजिस्टेंस उसका इंक्रीज करता है, मतलब करंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ ऑफ द वायर द करंट इज डिक्रीज, इट मीन्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। इट मीन्स थिन लेंथ हैव हाई रेजिस्टेंस, थिन कंडक्टर है हाई रेजिस्टेंस, मीन्स लेंथ जब इंक्रीज करेंगे तो जितना लेंथ किसी वायर को जितना आप लंबा करेंगे उतना वो पतला होता जाएगा, जितना लंबा करेंगे उतना क्या होगा, पतला होता जाएगा। और जो जितना पतला होगा उसमें करंट उतना कम होगी, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उतना हाई होगा। ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सेकंड जो आर होता है वो डिपेंड करता है ए पर। ये मतलब होता है बच्चों एरिया या क्रॉस सेक्शन, एरिया या क्रॉस सेक्शन। तो एरिया या क्रॉस सेक्शन में क्या है कि जो इसको हम बोल सकते हैं थिकनेस, क्या बोल सकते हैं, थिकनेस। क्योंकि देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे वायर हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, कितना भी कैसा भी वायर क्यों ना हो वह सिलेंड्रिकल होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसका मुंह इसका देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज करेगा तो उस वायर की थिकनेस बढ़ेगी, और जब थिकनेस बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा करंट भी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और जगह भी बढ़ रही है तो बहुत सारा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई वायर बहुत मोटा होता है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा रहता है। और जब जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत पतला, मतलब लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा, तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो एक दोनों अगर पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब इससे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इससे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अच्छा, ये लोग किसके लिए यूज हो रहे हैं, यह सेम कंडक्टर मतलब सेम वायर जो होते हैं उनके लिए। जैसे मान लीजिए कापर है तो कापर के लिए, मतलब वो जो है आप उसका नेचर नहीं बदल सकते। कहने का मतलब ये है कि सेम वायर होना चाहिए। तो अब हमें जो मेन फार्मूले की जिसके ओर बढ़ रहे थे हम वहां पहुंच चुके हैं। तो दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे बहुत टाइम न लेते हुए तो मिल जाएगा आर यल अपान ए। अब जब ये हटता है बच्चों तो आता है रो यल अपान ए। एक नया कामयाब मिला आपको कि जब ये सिंबल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमें अब यहाँ मिला जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम से लेकर में आता रहता है। ये रो क्या है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और या इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो अब आपको दो प्रकार के रेजिस्टेंस मिल गए, एक आर मिल गया और एक रो मिल गया, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में क्या बहुत डिफरेंस है। अब जैसे अगर कापर का कोई वायर है, वो चाहे उसको कितना भी लेंथ बढ़ा दो, कितना भी उसको थिकनेस बढ़ा दो, लेकिन उसका तो आर अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो रो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। आर और रो में मैं बता दूं कि ये जो रो होता है यह बिल्कुल इंटरनल प्रॉपर्टी है। मतलब अगर एक आपके पास पार्टिकल होगा उसका भी रो वही होगा जो उसके पूरे सीट का होगा, क्योंकि ये कभी जल्दी चेक नहीं होता। ये केवल दो ही पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पर और एक नेचर पर। मतलब जो चलो रो के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला आपको कहाँ से आया, तो ये फार्मूला आया फैक्टर अफेक्टिव रेजिस्टेंस से। टी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले में किसी किताब में ऐसे लिखा रहेगा आर रो टी यल बाई ई, लेकिन टेम्परेचर को यहाँ नहीं यूज करके हम केवल यल और ई यूज करते हैं। तो टेम्परेचर को जानते रहिए, लेकिन फार्मूले में कहीं कहीं मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, लेकिन फार्मूला हमारा असली ये वाला है।
क्या होता है, आर बराबर रो यल अपान ए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रो मिल गया, तो अब यहाँ रो का तो फार्मूला बन गया एक कि रो बराबर आर ए अपान एल। क्या बन गया, रो बराबर आर ए अपान एल। इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार आया है। तो अब इसकी सबसे पहले जरूरी बात यह है कि यूनिट क्या हो गया, इसके यूनिट निकाले बच्चों, तो इसका होता है ओम होता है, मान लो ऐसे लिखता हूं, इसका मान लो ओ एरिया है, और एरिया का हमेशा याद रखें मीटर स्क्वायर, ए लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो आपको मैं बताना ही चाह रहा था यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर, मतलब जो रो का यूनिट होता है तो क्या होता है ओम इंटू मीटर। एग्जाम में ये यूनिट पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप बोलेंगे ओम इंटू मीटर। अब आप ध्यान दें, इस पर न्यूमेरिकल आप बुक में करेंगे, पाएंगे बहुत सारे हैं, हम उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। यूनिट के बारे में बता दिया, फार्मूला बता दिया, आर बता दिया। अब हम आपको दो बातें और बता दें कि जो रो होता है, वह जो रो होता है यह इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, और आप कहेंगे डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। मतलब ये ध्यान देने वाली बात है, पूछता है कि रो किस पर डिपेंड नहीं करता, तो कितना भी लेंथ बढ़ाओ, कितना भी एरिया बढ़ाओ, उससे मतलब है उसका रो नहीं चेंज होगा, उसका आर चेंज होगा। तो रो किस पर डिपेंड करता है, ओनली नेचर एंड टेम्परेचर, ओनली नेचर एंड टेम्परेचर। तो ओनली नेचर एंड टेम्परेचर, अब ये बात आती है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कोई भी चीज डिपेंड दो टाइप से करती है, एक यूनिवर्सली और एक डायरेक्टली। तो आप भी बताओ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर बराबर रो टी यल बाई ए, तो बताओ आर ए बाई टी यल, और यहाँ क्या है रो आएगा, तो फार्मूले में टी नीचे आया कि नहीं आया, इसका मतलब इन दोनों में क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें रो और टी में। लेकिन ये सब आपसे नहीं पूछता, आपसे उतना पूछता है कि रो किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ओनली नेचर पर। नेचर माने जब तक उस मैटर, जब तक उस कंडक्टर को ही आप नहीं बदल देंगे तब तक रो नहीं बदलेगा। जैसे कापर है तो कापर को ही चेंज कर दोगे तभी रो बदलेगा, अदरवाइज कापर ही रो ही बना रहेगा। हर एक मेटल का, नॉन मेटल का, मेटलाइट्स का या एलॉयज का, सबका अलग अलग रजिस्टिविटी होता है। तो इस प्रकार से आप इस रजिस्टिविटी के बारे में जाना और इसके यूनिट के बारे में भी आपने जाना। अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए बस हम अपने टॉपिक के एंडिंग पे आ गए हैं। आपको एक यहाँ पे टॉपिक में फिर से अलग टॉपिक बनाऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टेंस। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टिविटी इन डेली लाइफ। मतलब जो हम लोग जूल का थर्मल लॉ जब पढ़ते हैं, बल्ब के बारे में, नाइक्रोम वायर के बारे में, तो रजिस्टिविटी के बारे में पूछता है कि कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है, क्या क्या पढ़ने पर। तो जिस प्रकार से वेरिफिकेशन का हम लोग पढ़ेंगे उसी प्रकार से इसका भी पढ़ेंगे कि रजिस्टिविटी का डेली लाइफ में क्या यूज है, और इसका यूज करते हुए हम बहुत सारे एलॉय बनाते हैं जिसकी रजिस्टिविटी को हम चेंज करते हुए उसका डेली लाइफ में क्या करते यूज करते हैं। तो कुछ बातें टॉपिक से हट के हैं, फिर भी उसको हम बताएंगे, तो उसमें आपको ध्यान देना है। अच्छा, तो आपने दो चीज जाना, एक आपने आर जाना, एक आपने रो जाना। अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन आपको मैं नहीं करूंगा, एक टाइप का और चीज होता है, एक रजिस्टेंस जाना और एक क्या जाना, इस फिर रजिस्टेंस जाना, और एक टॉपिक और हल्का 1 मिनट खाली काम इसमें, एक होता है इंटरनल रजिस्टेंस। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये है नहीं हमारे टॉपिक में। इंटरनल रजिस्टेंस जो होता है ना, ये होता है बैटरी का रजिस्टेंस। किसका होता है, बैटरी का। क्योंकि देखिए करंट कहीं न कहीं बैटरी पर भी डिपेंड करेगी कि बैटरी में प्लेट कैसा है, बैटरी में मटेरियल कैसा है। तो जो करंट होता है वह आर पर डिपेंड करता है, रो पर डिपेंड करता है, उसके साथ साथ बैटरी पर भी डिपेंड करेगा कि जो बैटरी में यूज किया गया मटेरियल है। अब बैटरी में तुम जो प्लेट लगी होती है उसका भी तो कुछ क्वालिटी होता है, तो इस नाते से इसको बोलते हैं स्मॉल आर। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। इसमें कोई मतलब नहीं, बस जानते रहिए कि इंटरनल रजिस्टेंस भी होता है जिसको कहते हैं रजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक, इसको कैसे लिखते हैं, आर से, इसका फार्मूला होता है बी, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फार्मूला इसको तो बोलते हैं स्मॉल आर से, लेकिन ये फार्मूला होता है करंट बराबर
वी आर प्लस आर, इसको ई बराबर आर प्लस आर बोलते हैं। वी और ई इसको बोलते हैं पोटेंशियल और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों में बहुत ज़्यादा क्लोज है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं इसमें है। तो एक फार्मूला कभी कभी एक्स्ट्रा में साइड में लिखा रहता है, आई करंट है, हाई मेन रजिस्टेंस जो आर है, ये पूरे जो वायर लगा उसका रजिस्टेंस है, उसमें जो यूज किया गया रजिस्टार है, लेकिन जो आर है यह बैटरी का रजिस्टेंस है। ये भी डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक जो है कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, मटेरियल क्या पड़ा हुआ है, और दूसरा डिपेंड करता है प्लेट जो लगे होते हैं ना, प्लेट अगर प्लेट दूर दूर लगे होंगे तो आर की वैल्यू मिनिमम हो, सॉरी तो आई मिनिमम होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लेट क्या होते दूर दूर है तो करंट मिनिमम आएगा क्योंकि टाइम लग रहा है इसको, और जब ये प्लेट क्लोज रहेंगे तो पूरा बहुत फास्ट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आई क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जो आर होता है, कहा गया आर, यह डिपेंड करता है कि बैटरी में कौन सा मटेरियल पड़ा है और प्लस उसके प्लेट के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अगर प्लेट में ज्यादा डिस्टेंस है तो आई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और आई मिनिमम है इसका मतलब आर क्या है, मैक्सिमम। और अगर प्लेट के बीच में डिस्टेंस कम है तो आई क्या होगी, मैक्सिमम, और आर क्या होगा, मिनिमम। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपने जो कुछ भी मैंने बताया यह आपको एक्स्ट्रा इधर तो है ही, लेकिन काम की चीजें आएंगी। एक होता है रजिस्टेंस आर बोलते हैं, एक होता है स्पेसिफिक रजिस्टेंस जिसे हम रो बोलते हैं। अच्छा रो, ये ध्यान देंगे, ये रो जो होता है इसकी आर एफ ओ रहेगा इसका, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। और एक स्मॉल आर है जिसको बोलते हैं क्या, इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या इसको बोलते हैं सिस्टम, सॉरी बैटरी का रजिस्टेंस। एक इस पर डिपेंड करता है, इस पर हो गया। इस प्रकार से ज़्यादा लंबी वीडियो ना होने पाए, इसी नाते मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस। थैंक यू।